नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एकलव्य आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम यहाँ पर 2021 में जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उत्तराखंड सेगमेंट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में ही हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि आगे जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आयोग आपसे पूछ सकता है। तो इसी रणनीति के साथ में हम आज की इस क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2021 में जो क्वेश्चन आया था उत्तराखंड सेगमेंट से, हिस्ट्री में अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कुनिंद सिक्के कहाँ पाए गए थे, और ऑप्शन में दिया है यहाँ पर तथ्यूड़, टिहरी गढ़वाल, कत्यूर घाटी, कुमाऊं, देवढुंगा, उत्तरकाशी, और डी है ये सभी स्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ये सभी स्थान। इसका मतलब ये हुआ कि कुनिंदों के सिक्के इन सभी जगहों से मिले हुए हैं। अब इसके अलावा आयोग आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कुनिंद वंश उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कुनिंदों के सबसे अधिक सिक्के कहाँ से मिले, तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये अल्मोड़ा से मिले थे। अल्मोड़ा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। इसके अलावा ये सिक्के अगर हम देखें भाई, जैसे हमने देखा कि तथ्यूड़, कत्यूर घाटी, देवढुंगा यहाँ से तो मिले थे, इसके अलावा ये और कहाँ कहाँ से मिले थे, तो इसमें हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में मंडी से मिले हैं, अठूड़ टिहरी गढ़वाल से मिले हैं, सुमाड़ी पौड़ी गढ़वाल में, सनेत लुधियाना और बेहद सहारनपुर, तो इन जगहों से भी ये सिक्के मिले हैं। अगला हम यहाँ पर देखें कुनिंदों के सिक्के कितने प्रकार के थे और उनका नाम क्या था। तो यानी कुनिंद डायनेस्टी के जो सिक्के हैं वो 3 तरह के थे, 3 प्रकार के उनके सिक्के थे, ठीक। और उनका जो नाम था, एक था अमोघ भूति प्रकार, एक हो गया आपका अमोघ भूति, ठीक है। दूसरा हो गया अल्मोड़ा प्रकार, अल्मोड़ा टाइप, और तीसरा था आपका छत्रेश्वर छत्रे और तीसरा टाइप था आपका छत्रेश्वर, यानी छत्रेश्वर टाइप। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है कि भाई जो कुनिंदों के सिक्के थे कितने प्रकार के थे, तीन प्रकार के थे, अमोघ भूति, अल्मोड़ा टाइप और छत्रेश्वर। और अगला जिसमें प्रश्न बन सकता आपका वो ये है कि इनके सिक्कों पर किस भगवान का चित्र बना हुआ, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इनके सिक्कों पर भगवान शंकर का चित्र बना हुआ है। तो इससे ये पता चलता है इनके जो आराध्य देवता रहे होंगे यानी शिवजी भगवान थे, और ये लोग शैव धर्म को मानते थे। इनके सिक्कों पर किस कुनिंदों की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यानी कुनिंद जो डायनेस्टी थी इसके बारे में इनकी जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत वो तो सिक्के हैं। इस आगे हम इसमें देखते हैं कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पर इन सिक्कों पर किस देवी का चित्र बना हुआ है। तो इनके सिक्कों पर, यानी जो कुनिंदों के सिक्के थे ना, उसके फ्रंट पोर्शन में तो राजा का नाम होता था, और बैक पोर्शन में लक्ष्मी माता की फोटो बनी होती थी, साथ में एक हिरण की फोटो भी उसमें बनी होती थी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इनके सिक्कों पर लक्ष्मी माता का चित्र बना होता था। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पर कितने राजाओं के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पर 8 राजाओं के नाम लिखे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। इसके अलावा अगला हम देखें कुनिंदों के सिक्कों पर सर्वाधिक किस राजा का नाम लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अमोघ भूति। और यही कारण है कि जो अमोघ भूति है उसे इस डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि गढ़वाल के किस शासक ने गुरु राम राय को आश्रय दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास बलभद्र शाह, फतेहपति शाह, महीपति शाह और मानशाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है फतेहपति शाह। अब यहाँ पर जैसे बलभद्र शाह हो गया, महीपति शाह हो गया, मानशाह हो गया, तो इनसे रिलेटेड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई गुरु राम राय फतेहपति शाह से मिलने कहाँ गए थे, तो श्रीनगर गए थे। श्रीनगर में कब गए थे? 1699 में। और ये वाला जो क्वेश्चन है तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु राम राय को फतेह शाह ने कौन से गांव देहरादून में दान दिए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता आपका। इसके अलावा फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, इसे गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आपका आ चुका है। और जब हम गढ़वाल के अकबर की हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से मुगल काल में अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसी तरीके से फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे, इसलिए इसे गढ़वाल का अकबर कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें इतिहास में वो राजा जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे, तो अकबर हो गया मुगल काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया आपका गुप्ता पीरियड में, और गढ़वाल की हिस्ट्री में तो फतेहपति शाह है आपका। अगला इस पे हम क्वेश्चन देखें तो आपसे पूछ सकता है कि परमार वंश का पहला राजा जिसने शाह की उपाधि ली थी, तो आंसर आपका है बलभद्र शाह। यानी भाई जो परमार डायनेस्टी है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले शाह का टाइटल लेने वाला कौन सा राजा था, तो बलभद्र शाह हो जाएगा। और किसने ये टाइटल उनको दिया था? बहलोल लोदी ने। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। अगला इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि बलभद्र शाह परमार वंश का कौन से नंबर का राजा था, तो आंसर आपका हो जाएगा 43 यानी 43वां राजा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें जो महीपति शाह था, तो महीपति शाह के कार्यकाल में उसके 3 प्रमुख सेनापति थे। एक का नाम था माधो सिंह भंडारी, एक का नाम था रिखोला लोधी और एक का नाम था बनवारी दास। तो अपने आप में ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, चंद वंश के काल में सिरती था, यानी एक आभूषण था, ये त्योहार था, ये हथियार था या एक भूमिकर था, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका भूमिकर। अब ये जो सिरती था ये बेसिकली भाबर और भोटिया जो व्यापारी होते थे उनसे नगद लिया जाता था। तो अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जैसे चंद शासन में कुल कितने टैक्स होते थे, तो आंसर आपका हो जाएगा 68। इन करों को क्या कहा जाता था? 36 रकम और 32 कलम। ये तो पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। चंदों के शासन काल में 36 राजकर होते थे जिनको 36 कहा जाता था। इसके अलावा चंद शासन में गल्ला पछाड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स था। ये गल्ला पछाड़ा जो कुल उपज का, यानी एक तरह से ये लैंड कर था जो कुल उपज का 1/6 भाग अनाज के रूप में लिया जाता था। और इसी तरह से परमार वंश में भी इसी तरह का एक भूमि कर था, उसका नाम था तिहाड़। और तिहाड़ का मतलब होता था जितना भी आपके खेत में उपज होगा ना, उस उपज का 1/3 भाग वो राजा को देना होता था। तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तिहाड़ और गल्ला पछाड़ा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। और यहाँ पर ये ज्योग्राफी से इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि जो कफनी ग्लेशियर है वो बागेश्वर में है, तो ये तो भाई बिल्कुल आपका सही है। फिर कहता है कि रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में है, ये गलत है क्योंकि नामिक तो पिथौरागढ़ में है और खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी गढ़वाल में है।
तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं इन ग्लेशियर्स पे हमारे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर, और ये कहाँ पर आपका, ये बागेश्वर में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो तब पिंडारी ग्लेशियर आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए कि शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो तब आंसर आपका हो जाएगा मिलम ग्लेशियर। अब यहाँ पे शुद्ध रूप से मतलब ये हो गया, क्योंकि जो पिंडारी ग्लेशियर है ना, इसका कुछ हिस्सा पिथौरागढ़ में है, कुछ हिस्सा बागेश्वर में है, कुछ हिस्सा इसका चमोली में भी आता है। इसलिए अगर शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछेगा तो मिलम आ जाएगा, अदरवाइज पिंडारी ग्लेशियर है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक, अब यहाँ पे इन ग्लेशियर से कुछ बड़ी नदियाँ भी निकलती हैं। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी नदी ओरिजिनेट होती है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी ओरिजिनेट होती है। मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा ओरिजिनेट होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये भी ज्योग्राफी से ही है कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, और इसने ऑप्शन दिया है चंपावत। चंपावत तो नहीं है इसमें, रुद्रप्रयाग भी नहीं हो सकता है, टिहरी भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अब देखते हैं यहाँ पर ये धौली गंगा पर हम क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि देखो धौली गंगा भी धौली गंगा दो हैं, इसलिए बच्चों को कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। एक है पश्चिमी धौली गंगा और एक है पूर्वी धौली गंगा। तो यहाँ पर वो जिस धौली गंगा की बात कर रहा है वो वो पूर्वी धौली गंगा है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्वी धौली गंगा की, तो ये ओरिजिनेट होती है गोवन खाना ग्लेशियर से। अब गोवन खाना ग्लेशियर कहाँ पर है, आपके पिथौरागढ़ में है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है पूर्वी धौली गंगा। और जबकि पश्चिमी धौली गंगा जो कि ये चमोली में है, और ये देववन ग्लेशियर जो कि धौलागिरी माउंटेन पर है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। पश्चिमी धौली गंगा जो कि अलकनंदा की एक सहायक नदी है और विष्णुप्रयाग में ये अलकनंदा में मिल जाती है। अगला इसमें क्वेश्चन है हमारा कि मैती आंदोलन के संस्थापक हैं। ऑप्शन में दे रखा है कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कल्याण सिंह रावत। देखो मैती आंदोलन क्या है, तो बेसिकली मैती का मतलब होता है मायका। इसमें क्या होता है कि जब शादी होती है तो उस समय जो दूल्हा होता है और दुल्हन होता है उसको अपने आंगन में एक पेड़ को लगाना होता है। तो बेसिकली पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और ये आंदोलन 1996 में चमोली में इसकी शुरुआत हुई थी कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा, जो कि एक टीचर हैं। अगर आपसे इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैती आंदोलन का संबंध है, तो आंसर आपका इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पर्यावरण से है, दहेज प्रथा से है, सड़क निर्माण से है, भ्रष्टाचार से है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण से। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर विजय जरहड़ी हो गया, श्रीदेव सुमन हो गया, हरिप्रसाद टमटा हो गया और जयानंद भारती हो गया। तो इसका जो सही आंसर आपका वो है जयानंद भारती। अब ये डोला पालकी आंदोलन क्या था, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यानी उत्तराखंड में क्या होता था कि ओल्डन डेज में जब बारात जाती थी तो डोला मतलब जिसमें दुल्हन को बिठाया जाता है, पालकी में जिसमें दूल्हा बैठता है। तो ओल्डन डेज में क्या होता था कि जब बारात जाती थी
तो जो उच्च वर्ण के लोग होते थे उनको डोला और पालकी में बिठाकर ले जाया जाता था। लेकिन जो दलित लोग होते थे ना, तो दलितों के साथ में भेदभाव किया जाता था। उनका जो दूल्हा और दुल्हन होते थे वो पैदल ही चलते थे। तो जब इस भेदभाव को दयानंद भारती जी ने देखा, तो तब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनके इस प्रयास से 1930 में इस कुप्रथा का या इसका अंत हो गया था। 1911 में दलित जो शब्द था, इसकी जगह पे शिल्पकार शब्द नाम दिया था हरिप्रसाद टमटा ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अनाशक्ति आश्रम जो कि कौशानी में है का संबंध है जवाहरलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से, गोविंद बल्लभ पंत से और महात्मा गांधी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी से। अब इसमें देखते हैं इस पे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो कौसानी है ये बागेश्वर जिले में स्थित है। अब अनाशक्ति आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा कौसानी में 1929 में की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गांधी जी कौसानी में 12 दिन तक रहे थे। यहाँ पर उन्होंने गीता पर कुछ टीकाएं यानी अनासक्ति योग नाम से लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौसानी में उन्होंने कितने दिन स्टे किया था, 12 दिन का। और उन्होंने गीता पर कुछ टीकाएं लिखी थी अनासक्ति योग नाम से। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। गांधी जी को यहाँ का मौसम और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो उनको बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा, इसलिए उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर हम कौसानी की बात करें तो कौसानी गरुड़ गंगा और कोसी नदी के संगम पर स्थित है और वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं पिंगनाथ की पहाड़ी। तो इस पिंगनाथ की पहाड़ी के ऊपर स्थित है कौसानी और ऐसा कहा जाता है कि कौशिक मुनि की ये तप स्थली थी, जिस वजह से इसका नाम कौसानी रखा गया। और इसका जो ओल्ड नेम है यानी इसका जो प्राचीन नाम है वो है बलना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको हम अगली क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।